गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। इस टॉपिक के अंदर मैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स एंड सेल जंक्शन को डिस्क्राइब करूंगा। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए मैं इन दोनों टॉपिक को एक साथ कवर कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब कर रहा हूं और एज यूजुअल सबसे पहले मैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ जनरलाइज फीचर्स को मेंशन करूंगा। देखो, जब भी आप किसी सेल एडिशन मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करते हो तो ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सेल सरफेस प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको सिंपली मेंशन कर सकते हो कि इट इज ए सेल सरफेस प्रोटीन। और ये सेल सरफेस प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन के फॉर्म में नहीं होता, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पे होता है। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को आप पॉलीटोपिक प्रोटीन के तौर पे डिस्क्राइब करते हो। और पॉलीटोपिक प्रोटीन के तौर पे डिस्क्राइब करने के पीछे रीजन ये है कि वो लिपिड बाइलेयर को पूरी तरह से क्रॉस करता है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के आप डिफरेंट टाइप्स को मेंशन करते हो, तो ऑब्वियसली मैं इसको केमिकली हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल के तौर पर कंसिडर कर रहा हूं। और ये केमिकली हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल जब सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पर रोल प्ले करता है तो ये होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक बोथ काइंड ऑफ द इंटरेक्शन शो कर सकता है। होमोफिलिक इंटरेक्शन का मतलब है कि सिमिलर टाइप ऑफ द सेल एडिशन मॉलिक्यूल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और अगर मैं हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल एडिशन मॉलिक्यूल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जिन इंफॉर्मेशन को मैं मेंशन किया हूं उसको मैं यहां समराइज कर रहा हूं। A group of cell surface protein, it is a transmembrane protein, it is chemically heterogeneous, it can undergo for the process of homophilic as well as the heterophilic interaction. देखो, जब सेल एडिशन मॉलिक्यूल सेल एडिशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है तो टू डिफरेंट एडिशन के नेचर को आप शो करते हो। या तो एडिशन सेल सेल के बीच आप शो करते हो, या एडिशन का प्रोसेस आप सेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच शो करते हो। तो मैं नेचर ऑफ एडिशन को मैं टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। उनमें से एक कैटेगरी को मैं मेंशन कर रहा हूं सेल सेल एडिशन के तौर पर, और दूसरे को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एडिशन के तौर पर। तो ये मैं जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कस किया हूं। आप किसी भी सेल एडिशन मॉलिक्यूल के केस में इन क्राइटेरिया को अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के फंक्शंस क्या है। देखो, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स स्पेशली इन केस ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल्स डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करता है। उन डाइवर्स फंक्शन में सेल साइकिल रेगुलेशन भी होता है, सेल डिफरेंशिएशन भी है, सेल माइग्रेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है, सेल सर्वाइवल का प्रोसेस इन्वॉल्व है, सेल कम्युनिकेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। और ऐसा नहीं है कि मैं उन सारे फंक्शंस को यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, बट कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को मैं यहाँ मेंशन किया हूँ जो आप सेल एडिशन मॉलिक्यूल के द्वारा जो है आप शो करते हो। इट इंक्लूड्स द सेल डिफरेंशिएशन, सेल साइकिल रेगुलेशन, सेल माइग्रेशन, सेल सर्वाइवल, सेल कम्युनिकेशन। नौ सी कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। देखो, मैं ब्रॉडली सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। उनमें से एक बहुत ही कॉमन कैटेगरी आप मेंशन करते हो, दैट इज द कैडेरिन। कैडेरिन को आप कैल्शियम एडेनिंग प्रोटीन के तौर पे भी डिस्क्राइब करते हो। सेकेंड प्रोटीन सेलेक्टिन है, थर्ड इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली है, एंड फोर्थ इंटीग्रीन है। बट नॉर्मली जब आप सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हो तो इन दो के बारे में आप मेनली जो है इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, कैडेरिन और इंटीग्रीन। बट ये ध्यान में रहे कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के 4 डिफरेंट जो है टाइप्स जो है रिपोर्टेड है। उनमें कैडेरिन भी है, सेलेक्टिन भी है, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली है और इंटीग्रीन भी। सी सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स में मोस्ट स्टडीड और जो सबसे कॉमन सेल एडिशन मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज द कैडेरिन। तो मैं सबसे पहले कैडेरिन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ और उसके बाद फिर रिमेनिंग जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्क्राइब करूंगा। और यहाँ जिस फिगर को मैं डिस्प्ले किया हूँ ये कैडेरिन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फिगर में ये लिपिड के बायलेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लिपिड का बायलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है। और यहां मैं एक सिंगल कैडेरिन मॉलिक्यूल को शो किया हूं। कैडेरिन मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक फीचर्स ये होता है कि ये सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है। सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि ये दो सेल के बीच इंटरेक्शंस को डेवलप कर रहा है। ये सेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच इंटरेक्शन जो है डेवलप नहीं करता है।
इसीलिए आप इसको सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पर जो है डिस्क्राइब करते हो। और जैसा कि यहां फिगर में मैं शो किया हूं, ये एक इंटीग्रल प्रोटीन के तौर पर जो है प्रेजेंट होता है। इस इंटीग्रल प्रोटीन का नेचर पॉलीटोपिक होता है और ये पॉलीटोपिक इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पर आप कंसीडर करते हो और ये एक सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। आप यहां मल्टी पास कंडीशन नहीं शो करते। और इस सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के केस में एन टर्मिनस को मैं यहां नॉन साइटोसोलिक रीजन में शो किया हूं और सी टर्मिनस को साइटोसोलिक रीजन में शो किया हूं। जैसा कि फिगर से भी अपियर हो रहा है कि जो एन टर्मिनस नॉन साइटोसोलिक रीजन में है उनका साइज लार्जर है और जो सी टर्मिनस जो साइटोसोलिक साइट प्रेजेंट है उनका साइज जो है स्मॉलर है। चूंकि इस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट कोवेलेंटली बाउंड होता है, इसको मैं ग्लाइकोप्रोटीन के तौर पर डिस्क्राइब कर सकता हूं। अगर मैं इस प्रोटीन के साइज को अगर मैं मेंशन करूं तो इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 700 टू 750 अमीनो एसिड रेजिड्यूज से बना होता है। अगर मैं इस प्रोटीन में प्रेजेंट नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज की बात करूं तो ये वैल्यू 700 टू 750 वेरी करता है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है यानी जो नॉन साइटोसोलिक साइड है, यहां 5 एक्स्ट्रा सेलुलर कैडहेरिन डोमेन प्रेजेंट होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर कैडहेरिन डोमेन को आप ईसी डोमेन के तौर पर शॉर्टली जो है मेंशन करता हूं। तो जैसे कि मैं यहां अगर ईसी डोमेन शो कर रहा हूं तो दिस इज द ईसी डोमेन 1 2 3 4 एंड 5। तो आप यहां 5 ईसी डोमेन शो कर रहे हो और कैडहेरिन का जो मोड ऑफ एक्शन होता है ये कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये जब सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है तो ये कैल्शियम के प्रेजेंस में रोल प्ले करता है। और यहां मैं कैल्शियम के जो है ना बाइंडिंग साइट को शो किया हूं जिनसे कि कैल्शियम की बाइंडिंग हो रही है और ये होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक दोनों तरह के इंटरेक्शंस को परफॉर्म करता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होमोफिलिक इंटरेक्शंस को परफॉर्म करता है, बट कुछ केसेस में हेट्रोफिलिक इंटरेक्शंस भी कैडहेरिन के द्वारा रिपोर्टेड है। तो जिन इंफॉर्मेशंस को मैं मेंशन किया हूं उनको मैं यहां अगर समराइज करूं तो मैं कैडहेरिन को रिस्पॉन्सिबल मान रहा हूं सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पर। ये एक सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पर प्रेजेंट होता है जिसका एन टर्मिनस नॉन साइटोसोलिक और सी टर्मिनस साइटोसोलिक होगा। ये ग्लाइकोप्रोटीन के तौर पर प्रेजेंट होता है क्योंकि इनके साथ कार्बोहाइड्रेट कोवेलेंटली बाउंड होता है। इनका साइज आप 700 टू 750 अमीनो एसिड रेजिड्यूज लॉन्ग शो करते हो। इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है ये लार्जर होता है जिसमें 5 आप ईसी डोमेन शो करते हो। ईसी डोमेन का मतलब हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर कैडहेरिन डोमेन। इनका जो एक्शंस होता है वो कैल्शियम डिपेंडेंट होता है और आप इस प्रोटीन में कैल्शियम बाइंडिंग साइट भी शो करते हो और ये होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक बोथ काइंड ऑफ द इंटरेक्शंस में रोल प्ले करता है। और अगर मैं यहाँ एक ईसी डोमेन अगर शो कर रहा हूँ, इस एसी डोमेन के फॉर्मेशन में अप्रोक्सीमेटली 100 अमीनो एसिड रेजिड्यूज जो है ना पार्टिसिपेट करता है और टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज आप कितना शो कर रहे हो तो 700 टू 750, जिनमें से आप 5 अगर ईसी डोमेन शो कर रहे हो तो हर डोमेन के फॉर्मेशन में अप्रोक्सीमेटली 100 अमीनो एसिड रेजिड्यूज जो है ना पार्टिसिपेट कर रहा है। सो दिस इज द फीचर्स रिलेटेड टू द कैडहेरिन मॉलिक्यूल। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैडहेरिन मॉलिक्यूल्स डाइमर और ऑलिगोमर इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। अब जैसे मैं यहाँ फिगर में इसको डायमरिक फॉर्म में शो किया हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये ऑलवेज डाइमर के फॉर्म में होगा। ये डाइमर के फॉर्म में भी हो सकता है और ऑलिगोमेरिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। और जब आप इनके साइटोसोलिक साइट को कंसीडर करते हो तो साइटोसोलिक साइट में इनका इंटरेक्शन जो है मोस्टली एक्टिन फिलामेंट के साथ होता है और कुछ केसेस में इनका इंटरेक्शन इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ भी शो करते हो। और एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोस्केलेटन के डिफरेंट टाइप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ सी टर्मिनस जिसका लोकेशन में साइटोसोलिक साइट शो कर रहा हूँ वो फाइनली जो है एक्टिन फिलामेंट या इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है। इट मीन्स कि साइटोस्केलेटन के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है। बट इस इंटरेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए सर्टेन एडाप्टर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वो एडाप्टर प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट या इंटरमीडिएट फिलामेंट को ये जो कैडहेरिन प्रोटीन है इनके साथ जो है लिंक करता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एडाप्टर प्रोटीन रिपोर्टेड है जिसको आप इंट्रासेलुलर एंकर प्रोटीन के तौर पे भी डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे अल्फा कैटिनिन, बीटा कैटिनिन, वेनक्यूलिन, प्लेकोग्लोबिन। ये कुछ एडाप्टर प्रोटीन्स है जिनका काम है
जो कैडरीन है, जिसका जो सी टर्मिनल डोमेन है, उनके साथ बाइंडिंग शो करना, और सेल के अंदर प्रेजेंट जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है या एक्टिन फिलामेंट है, उनके साथ कैडरीन प्रोटीन को कनेक्ट करना। तो मैं यहाँ कैडरीन के केस में डायमेरिक या ओलिगोमेरिक किसी भी कंडीशन को शो कर सकता हूँ, और ये साइटोसोल में प्रेजेंट साइटोस्केलेटन के साथ इंटरेक्शन शो करता है और मेनली एक्टिन के साथ करता है, बट कुछ केसेज में इंटरमीडिएट फिलामेंट के भी साथ इंटरेक्शन आप शो करते हो। और इस इंटरेक्शन के लिए जिस इंट्रासेलुलर और एंकर प्रोटीन का हेल्प लेता है, उनमें से मैं कुछ एग्जाम्पल को यहाँ कोट किया हूँ। दैट इज अल्फा कैटिनिन, बीटा कैटिनिन, वेंक्यूलिन, प्लेकोग्लोबिन, इस तरह के जो है एडेप्टर प्रोटीन यहाँ रोल प्ले करता है। नाउ सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैडरीन प्रेजेंट इन केस ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल। देखो, कैडरीन को आप ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, क्लासिकल कैडरीन एंड नॉन क्लासिकल कैडरीन। तो मैं कैडरीन के 2 क्लास को मेंशन कर रहा हूँ, एक क्लासिकल और दूसरा नॉन क्लासिकल। अब क्लासिकल के अंदर भी आप 2 कैटेगरी शो करते हो। बेटर होगा कि आप क्लासिकल के अंदर 2 सब कैटेगरी मेंशन करो, एक टाइप 1 कैडरीन और दूसरा टाइप 2 कैडरीन। तो सबसे पहले मैं जो क्लासिकल कैडरीन है उनको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और क्लासिकल कैडरीन में अगर मैं टाइप 1 और टाइप 2 2 कैटेगरी शो कर रहा हूँ, या 2 डिफरेंट सब टाइप्स को मेंशन कर रहा हूँ, टाइप 1 कैडरीन और टाइप 2 कैडरीन, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है EC1 डोमेन। क्योंकि आप EC1 डोमेन में एक पर्टिकुलर जो है ना मोटिव के प्रेजेंस और ऑप्शंस के आधार पर ये सब कैटेगरीज को जो है आप डिफाइन करते हो। अगर मैं टाइप 1 कैडरीन की बात करूं, तो ये मोटिव जो है वहां प्रेजेंट होगा EC1 डोमेन में, और अगर मैं टाइप 2 कैडरीन की बात करूं तो EC1 डोमेन में ये मोटिव एब्सेंट होगा। इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर मोटिव जो कि EC1 डोमेन में प्रेजेंट होता है, उसके आधार पर आप उस क्लासिकल कैडरीन को टाइप 1 कैटेगरीज में प्लेस करते हो। अदरवाइज जो क्लासिकल कैडरीन है उसको टाइप 2 कैडरीन की कैटेगरीज में रखा जाता है। और टाइप 1 कैडरीन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे E कैडरीन, N कैडरीन, P कैडरीन, R कैडरीन, M कैडरीन। उसी तरह से टाइप 2 कैडरीन के भी जो है डिफरेंट टाइप्स रिपोर्टेड है, जैसे कैडरीन 12, कैडरीन 11, कैडरीन 9, कैडरीन 6, VE कैडरीन। तो यहाँ मैं कुछ कैडरीन के एग्जाम्पल को जो है कोट किया हूँ। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आप कैडरीन का क्लासिकल कैडरीन के तौर पर मेंशन करते हो। और जो सेकंड कैटेगरीज कैडरीन का मैं मेंशन कर रहा हूँ, उसको नॉन क्लासिकल कैडरीन की कैटेगरीज में मैं प्लेस कर रहा हूँ। और नॉन क्लासिकल कैडरीन में भी 3 कैटेगरीज में मेंशन कर रहा हूँ। एक होता है डेस्मोसोमल कैडरीन, एटिपिकल कैडरीन और प्रोटो कैडरीन। और इन सबों के अगर आप एग्जाम्पल को चेक करो, तो उनमें से कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो आप फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर करते हो, उसी को मैं यहाँ डिस्प्ले किया हूँ। डेस्मोसोमल कैडरीन के तौर पर आप डेस्मोकॉलिन और डेस्मोगिलीन को आप मेंशन करते हो। एटिपिकल कैडरीन के तौर पर टी कैडरीन को मेंशन कर रहे हैं। प्रोटो कैडरीन के तौर पर मैं प्रोटो कैडरीन अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से जो है डिफरेंट प्रोटो कैडरीन को आप जो है मेंशन कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैडरीन, जिसको आप ब्रॉडली क्लासिकल नॉन क्लासिकल 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हो। क्लासिकल को आप फर्दर सब कैटेगराइज करते हो टाइप 1 एंड टाइप 2 में। और टाइप 1 में आप EC1 डोमेन में एक खास मोटिव के प्रेजेंस को शो करते हो, और वो मोटिव 3 अमीनो एसिड सीक्वेंस से जो है बना हुआ है, जिनमें एक हिस्टिडीन, दूसरा एलानिन और तीसरा वेलिन है। अगर ये मोटिव EC1 डोमेन में प्रेजेंट है तो वो टाइप 1 कैटेगरीज को बिलोंग कर रहा है। अगर ये मोटिव नहीं प्रेजेंट है EC1 डोमेन में, तो उसे आप फिर टाइप 2 कैटेगरीज में जो है प्लेस करते हो, यानी टाइप 2 कैडरीन के तौर पर आप उसको डिस्क्राइब करते हो। और जो क्लासिकल कैडरीन की कैटेगरीज को नहीं बिलोंग करता, उसको आप सिंपली नॉन क्लासिकल कैडरीन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। देखो, सेकेंड सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पर मैं यहाँ डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ सेलेक्टिन को। जैसा कि कैडरीन के केस में मैंने मेंशन किया कि कैडरीन सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पर रोल प्ले करता है, वैसे ही सेलेक्टिन भी सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पर जो है रोल प्ले करता है। ये सेल और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर रहा है, ये 2 सेल के बीच इंटरेक्शन जो है डेवलप कर रहा है। और इनके इंटरेक्शन का नेचर ऑलवेज हेट्रोफिलिक आप शो करते हो। जबकि कैडरीन के केस में मैंने मेंशन किया था कि वो होमोफिलिक भी हो सकता है और हेट्रोफिलिक भी हो सकता है, बट यहां नेचर आप सिंपली जो है हेट्रोफिलिक शो करते हो। और जितने भी सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, वो सरफेस प्रोटीन के तौर पर आप कंसीडर करते हो, और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पर आप उसको डिस्क्राइब करते हो। तो ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, बट इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में एक यूनिक कंडीशन आप ये शो करते हो कि इनके पास एक लेक्टिन डोमेन होता है, और लेक्टिन डोमेन की मदद से
ये कार्बोहाइड्रेट के साथ स्पेसिफिक बाइंडिंग शो करता है, क्योंकि लेक्टिन जब आप प्रोटीन को डिस्क्राइब करते हो तो लेक्टिन प्रोटीन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं यहां लेक्टिन डोमेन अगर शो कर रहा हूं इस प्रोटीन में, तो ये स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग डोमेन के तौर पे काम करता है। और इनका भी मोड ऑफ एक्शन जो है कैल्शियम डिपेंडेंट है। जैसे कैडरीन कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर में रोल प्ले करता है, वैसे ही ये भी कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर में रोल प्ले कर रहा है। तो जिन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आपको माइंड में रखना है, उनमें से एक है कि ये सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है। इंट्रैक्शन का नेचर ये हेट्रोफिलिक शो करेगा। जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पर आप इसे कंसीडर करते हो, इसको आप लेक्टिन प्रोटीन के तौर पे भी मेंशन कर सकते हो। और अगर लेक्टिन प्रोटीन के तौर पे मेंशन कर रहे हो तो इनके पास लेक्टिन डोमेन होगा, और उस लेक्टिन डोमेन की बदौलत ये किसी कार्बोहाइड्रेट के साथ स्पेसिफिक बाइंडिंग शो करेगा। इनका मोड ऑफ एक्शन जो है कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा दे आर द सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेलेक्टिन जो कि आप सेल में मेंशन करते हो। मैं यहाँ 3 मोस्ट कॉमन सेलेक्टिन को अगर मैं मेंशन करूं तो उनमें से एक होता है एल सेलेक्टिन, जो आप व्हाइट ब्लड सेल्स में शो करते हो, यानी ल्यूकोसाइट्स में शो करते हो, इसलिए इसका नाम पड़ा एल सेलेक्टिन। पी सेलेक्टिन ब्लड प्लेटलेट्स में शो करते हो। ई सेलेक्टिन आप इंडोथेलियल सेल के केस में शो करते हो। तो बेस्ड ऑन द लोकेशन आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेलेक्टिन को मेंशन करते हो। एल सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन। और पी सेलेक्टिन का प्रेजेंस आप ब्लड प्लेटलेट्स में शो कर रहे हो। ई सेलेक्टिन का प्रेजेंस आप इंडोथेलियल सेल में शो कर रहे हो। एल सेलेक्टिन का प्रेजेंस आप ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल्स में शो कर रहे हो। एक थर्ड कैटेगरी ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे मैं इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली को जो है मेंशन कर रहा हूं। और इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली के जो मेंबर्स हैं, इसे भी आप सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे कंसीडर करते हो। तो आप देखो, इंफॉर्मेशन को रिटेन करना डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं कैडरीन की बात करूं, ये भी सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। अगर मैं सेलेक्टिन की बात करूं तो ये भी सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे प्रेजेंट होता है। और अगर मैं इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली के मेंबर को अगर कंसीडर करता हूं, तो ये भी सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पर जो है बिहेवियर शो करता है। जब आप इनके इंटरेक्शंस की बात करते हो तो इनका इंटरेक्शन होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक दोनों कंडीशन जो है शो करता है। और यही सेम कंडीशन मैंने कैडरीन में भी शो किया था। मैंने कहा था कि कैडरीन मोस्टली होमोफिलिक कंडीशन शो कर रहा है, बट कैडरीन के केस में आप हेट्रोफिलिक इंटरेक्शंस भी शो करते हो। सेलेक्टिन के केस में आप सिर्फ हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन शो करते हो। और इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली के मॉलिक्यूल में आप होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक दोनों कंडीशन शो करते हो। इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि जितने भी सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, आप सबों को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पे शो करते हो। तो ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। बट सेलेक्टिन और इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली के मेंबर्स में फर्क कहां है? सेलेक्टिन के केस में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के पास जो स्पेसिफिक डोमेन शो कर रहे थे उसका नाम था लेक्टिन डोमेन, और उस लेक्टिन डोमेन की मदद से वो कार्बोहाइड्रेट के साथ स्पेसिफिकली बाइंडिंग शो कर रहा था। बट यहां जिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को मैं कंसीडर कर रहा हूं, इसके पास इम्यूनोग्लोबिन डोमेन प्रेजेंट होता है। और इम्यूनोग्लोबिन डोमेन आप शो कहां करते हो? एंटीबॉडी में। इसीलिए इस पर्टिकुलर जो है फैमिली के मेंबर्स के लिए टर्म यूज किया गया इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। और इनका इंटरेक्शन कैल्शियम इंडिपेंडेंट है। यहां इंटरेक्शंस के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आप नहीं शो करते। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे काम करेगा। होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक बोथ काइंड ऑफ द इंटरेक्शन जो है ये डेवलप कर सकता है। और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के पास जो है इम्यूनोग्लोबिन डोमेन आप शो करते हो। इनका मोड ऑफ एक्शन जो है ना कैल्शियम इंडिपेंडेंट आप शो करते हो, कैल्शियम डिपेंडेंट नहीं शो करते हो। इनके भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे एक एग्जांपल आप कोट करते हो आईसीएएम, इंटरसेलुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल। VCAM, वेसिकुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल। NCAM, न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल। डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह के सेल में ये इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली के मेंबर जो है सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे प्रेजेंट है। तो इंफॉर्मेशंस को आप रिलेटेड वे में फॉलो करना और कंपैरेटिव मैनर में जो है आप उसको एनालाइज करना, तो इंफॉर्मेशंस आपके माइंड में क्लियर रहेगा। अब जैसे अगर मैं कैडरीन की बात करूं तो मैं कहूंगा कि वो सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। वहां भी होमोफिलिक हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन है और वो कैल्शियम डिपेंडेंट है। अगर मैं इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली की बात करूं, सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे ये भी काम करेगा। ये भी होमोफिलिक हेट्रोफिलिक होगा, बट ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट होगा। तो जो सबसे यूनिक फीचर्स हैं
वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर के तौर पर आपको जो है ना माइंड में रखना है, बाकी सारे फीचर जो है ना आपको कॉमन फीचर के तौर पर शो करना है। अमॉन्ग द सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जो मैं 4 डिफरेंट टाइप्स के मेंशन किया, उनमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रीन है और कॉम्प्लिकेटेड इनका स्ट्रक्चर है। पहली बात तो है कि ये भी एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और प्रोटीन के साथ चूंकि कार्बोहाइड्रेट कोवलेंटली बाउंड है, तो इसको आप ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन के तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हो। और इस बात को लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप जितने भी सेल एडिशन मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करते हो वो बेसिकली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पर सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। क्योंकि उनके साथ कार्बोहाइड्रेट बाउंड होता है, तो आप उसको ग्लाइकोप्रोटीन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। बट इंटीग्रीन के केस में सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये सेल सेल इंटरेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच इंटरेक्शंस के लिए। इसके पहले मैं जिन 3 कैटेगरीज को मेंशन किया था वो सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे काम कर रहा था, और ये सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे काम नहीं कर रहा है, ये सेल मैट्रिक्स एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे काम कर रहा है। कुछ केसेस में ये सेल सेल एडिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, बट वो अनकॉमन कंडीशन है। इंटरेक्शन का नेचर हेट्रोफिलिक है, यानी जो कंडीशन मैंने सेलेक्टिन में शो किया वही कंडीशन मैं यहां भी शो कर रहा हूं। इनका एक्शन जो है कैटायन डिपेंडेंट है, बट कैटायन के तौर पर यहां सिर्फ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कैटायन के तौर पर यहां कैल्शियम की जो है ना रिक्वायरमेंट आप शो करते हो, वो मैग्नीशियम भी हो सकता है, मैंगनीज भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है। और जिस तरह से कैडेरिन के केस में मैंने मेंशन किया था कि कैडेरिन का जो सी टर्मिनल डोमेन होता है, जो साइटोसोलिक साइट प्रेजेंट होता है, और वो एक्टिन फिलामेंट के साथ इंटरेक्शन जो है डेवलप करता है, तो वही सेम कंडीशंस आप यहां भी शो करते हो। जो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का जो साइटोसोलिक डोमेन होता है, वो एक्टिन फिलामेंट के साथ इंटरेक्शन शो करता है, और उस इंटरेक्शन के दौरान यहां भी डिफरेंट एडेप्टर प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो कंडीशंस मैंने कैडेरिन के केस में मेंशन किया, उसी से रिलेटेड कंडीशंस आप यहां भी शो कर सकते हो। बट जो कंडीशंस आपको यहां मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो है कि ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि मैंने सारे सेल एडिशन मॉलिक्यूल के केस में मेंशन किया कि वो सरफेस प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। बट फर्क कहां था? ये सेल और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच इंटरेक्शन डेवलप कर रहा है। सेल सेल इंटरेक्शंस ये जो है बहुत कम केसेस में जो है मेंशन कर रहा है। सेल सेल इंटरेक्शंस या एडिशन ये कुछ ही सेल के केस में जो ना परफॉर्म करता है। हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन जो है ना शो करता है। कैटायन डिपेंडेंट है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट है। अगर कैटायन के तौर पर अगर मैं यहाँ कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम और मैंगनीज शो कर रहा हूँ, तब भी इंटीग्रीन अपना रोल जो है ना प्ले करेगा। और जो कंडीशंस मैंने कैडेरिन के केस में शो किया था, ऑलमोस्ट वही कंडीशन इंटीग्रीन भी शो करता है। इसका जो सी टर्मिनल डोमेन होता है, वो एक्टिन फिलामेंट के साथ इंटरेक्शन शो करता है विद द हेल्प ऑफ द वेरियस एडेप्टर प्रोटीन। अगर आप इंटीग्रीन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो डायग्रामेटिकली, तो इंटीग्रीन के फॉर्मेशन में 2 पॉलीपेप्टाइड पार्टिसिपेट किया है। अगर 2 पॉलीपेप्टाइड पार्टिसिपेट किया है, तो मैं इसको मल्टीमेरिक प्रोटीन के तौर पर डिस्क्राइब करूंगा। और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड आइडेंटिकल नेचर नहीं शो कर रहा है, नॉन आइडेंटिकल नेचर शो कर रहा है। अगर नॉन आइडेंटिकल नेचर शो कर रहा है, तो इनमें से एक अल्फा सबयूनिट है और दूसरा बीटा सबयूनिट है। तो एक अल्फा सबयूनिट के तौर पर और दूसरा बीटा सबयूनिट के तौर पर शो कर रहा हूं। इन दोनों पॉलीपेप्टाइड को आप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पर शो कर रहा हूं। इन दोनों पॉलीपेप्टाइड का सी टर्मिनस साइटोसोलिक है और एन टर्मिनस नॉन साइटोसोलिक। और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड कोवलेंटली बाउंड नहीं है, इनके बीच कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड आप नहीं शो कर रहे हो, ये नॉन कोवलेंटली बाउंड। और जो अल्फा सबयूनिट है, इस अल्फा सबयूनिट के केस में 4 to 5 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन आप शो करते हो। अब जैसे मान लो कि मैं इसको एक डोमेन अगर मान रहा हूं, इसको सेकंड डोमेन मान रहा हूं, इसको थर्ड डोमेन मान रहा हूं, इसको फोर्थ डोमेन मान रहा हूं, और डिफरेंट डोमेन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कैडेरिन के केस में आप EC1 EC2 आप डोमेन शो कर रहे थे, तो यहाँ काफ 1 काफ 2 थाई एंड बीटा प्रोपेलर इस तरह के डिफरेंट डोमेन शो करते हो। तो अल्फा के केस में 4 to 5 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो है मेंशन किया जाता है। बीटा के केस में जो है नॉर्मली मोर देन 5 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन मेंशन होते हैं। तो मैं यहाँ 7 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन मेंशन कर रहा हूं इन केस ऑफ द बीटा। तो इंटीग्रीन के केस में जो इन्फॉर्मेशन मैं कॉमन इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि ये हेट्रोडाइमेरिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शनल प्रोटीन है 2 पॉलीपेप्टाइड से बना है, आप इसको मल्टीमेरिक प्रोटीन के तौर पर शो करोगे। और ये 2 नॉन आइडेंटिकल जो है पॉलीपेप्टाइड से बना है, उनमें से एक अल्फा है दूसरा बीटा है। दोनों नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड है।
एक में 4 to 5 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन शो कर रहा हूँ और दूसरे में अप्रोक्सीमेटली 7 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन शो कर रहा हूँ। जो इसका सी टर्मिनस है, जो साइटोसोलिक रीजन में है, वो एक्टिन फिलामेंट के साथ इंटरेक्शन शो करता है और उस इंटरेक्शन के दौरान बहुत सारे एडेप्टर प्रोटीन रोल प्ले करते हैं। मैं यहाँ कुछ एडेप्टर प्रोटीन का नाम मेंशन किया हूँ, जैसे टैलिन है, अल्फा एक्टिनिन है। तो मैं कुछ एडेप्टर प्रोटीन को यहाँ मैं मेंशन किया हूँ। तो अगर आप टर्म यूज करते हो एडेप्टर प्रोटीन, तो कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं आएगा। अगर मैं जैसे कि मेंशन करता हूँ टैलिन इज एडेप्टर प्रोटीन इन दिस केस, तो हमें मालूम है कि टैलिन का रोल क्या होने वाला है। वो साइटोसोलिक साइड होगा, सी टर्मिनस के साथ इंटरेक्शन शो करेगा और साथ साथ इनका इंटरेक्शन एक्टिन फिलामेंट के साथ होगा, ताकि वो इंटीग्रीन को एक्टिन फिलामेंट के साथ जो है ना कनेक्ट कर सके। अपार्ट फ्रॉम द सेल एडिशन मॉलिक्यूल, जिस पार्ट को मैं अब डिस्क्राइब करने जा रहा हूं दैट इज द सेल जंक्शन। और सेल जंक्शन में सेल एडिशन मॉलिक्यूल का भी आप इन्वॉल्वमेंट शो करते हो, इसीलिए मैंने पहले सेल एडिशन मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब किया हूं और अब मैं सेल जंक्शन को डिस्क्राइब करूंगा। सेल जंक्शन आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज के केस में शो करते हो, और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज जो है प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। हालांकि मैं मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मल्टी सेलुलर एनिमल के रिस्पेक्ट में शेयर करूंगा, बट ये ध्यान में रहे कि ये कंडीशन जो है आप मल्टी सेलुलर प्लांट के केस में भी आप शो करते हो। देखो, सेल जंक्शन को मैं ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। उनमें से एक सेल जंक्शन को आप डिस्क्राइब करते हो ऑक्लूडिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन को इम्परमेबल जंक्शन के तौर पर भी जो है डिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर मैं ऑक्लूडिंग जंक्शन की जगह इम्परमेबल जंक्शन मेंशन करता हूं तो दोनों के मीनिंग सेम। सेकेंड है एंकरिंग जंक्शन और थर्ड है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। अगर मैं ऑक्लूडिंग जंक्शन की बात करूं तो ये जंक्शन सिर्फ जो है एनिमल के केस में रिपोर्टेड है, प्लांट में नहीं होता। एंकरिंग जंक्शन, इसका प्रेजेंस आप सिर्फ जो है एनिमल के केस में शो करते हो। कम्युनिकेटिंग जंक्शन, इनका प्रेजेंस आप एनिमल और प्लांट दोनों में शो करते हो। यानी सेल जंक्शन अगर कम्युनिकेटिंग जंक्शन के तौर पर आप मेंशन कर रहे हो तो उनका प्रेजेंस प्लांट और एनिमल दोनों में होगा। ऑक्लूडिंग जंक्शन की बात करें यानी इम्परमेबल जंक्शन, तो वो सिर्फ एनिमल में है। एंकरिंग जंक्शन वो सिर्फ एनिमल में है। और ऑक्लूडिंग जंक्शन के साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जंक्शन आप सिर्फ 2 सेल के बीच शो करते हो। इट मींस दिस जंक्शन ओनली अकर्स बिटवीन द 2 सेल्स। तो सेल सेल के बीच आप जंक्शन के तौर पर ऑक्लूडिंग जंक्शन को शो करते हो। लेकिन अगर मैं एंकरिंग जंक्शन की बात करूं तो ये जंक्शन जो है सेल सेल के बीच भी आप मेंशन करते हो और सेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच भी आप मेंशन करते हो। तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रहे। और कम्युनिकेटिंग जंक्शन, तो ऑब्वियसली ये जंक्शन जो है सेल सेल के बीच ही आप शो करोगे। तो आप देखो कि अगर मैं सेल जंक्शन के 3 डिफरेंट टाइप्स को मेंशन कर रहा हूं, इन्हीं टाइप्स से आपके बहुत सारे इंफॉर्मेशन क्लियर भी हो रहे हैं। जैसे ऑक्लूडिंग जंक्शन को आप इम्परमेबल जंक्शन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, जो आप सिर्फ एनिमल के केस में शो करते हो। एंकरिंग जंक्शन जो है आप सिर्फ एनिमल में शो करते हो। कम्युनिकेटिंग जंक्शन एनिमल और प्लांट दोनों में शो करते हो। ऑक्लूडिंग जंक्शन सेल और सेल के बीच आप शो करते हो। एंकरिंग जंक्शन सेल और सेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स दोनों कंडीशन में शो करते हो। और कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी आप सेल और सेल के बीच ही शो करते हो। दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ फर्स्ट सी द केस ऑफ द ऑक्लूडिंग जंक्शन। देखो, ऑक्लूडिंग जंक्शंस को आप 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। उनमें से एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं टाइट जंक्शन या जोन्युला ऑक्लूडेंस, और दूसरा कैटेगरी है जिसको कहते हैं सेप्टेड जंक्शन। तो मैं ऑक्लूडिंग जंक्शन में 2 सब कैटेगरी शो कर रहा हूं, टाइट जंक्शन और दूसरा सेप्टेड जंक्शन। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है। टाइट जंक्शन का प्रेजेंस आप वर्टिब्रेट में शो करते हो, सेप्टेड जंक्शन का प्रेजेंस आप इनवर्टिब्रेट में शो करते हो। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सारे पैरामीटर सेम है। तो टाइट जंक्शन या जोन्युला ऑक्लूडेंस आप वर्टिब्रेट के केस में शो करते हो, जबकि सेप्टेड जंक्शन आप कहां शो करते हो, तो इनवर्टिब्रेट के केस में शो करते हो। तो मैं यहां डिस्कस करूंगा टाइट जंक्शन के बारे में, जोन्युला ऑक्लूडेंस के बारे में, क्योंकि जो कंडीशंस में जोन्युला ऑक्लूडेंस में शो करूंगा ऑलमोस्ट वही कंडीशंस आप जो है सेप्टेड जंक्शन में अप्लाई करोगे। बस फर्क ये होगा कि एक को आप वर्टिब्रेट में शो कर रहे हो और दूसरे को आप जो है इनवर्टिब्रेट के केस में शो कर रहे हो। तो लेट अस टेक द केस ऑफ द टाइट जंक्शन या जोन्युला ऑक्लूडेंस। देखो, मैं यहां इपिथेलियल सेल को शो किया हूं जो इंटेस्टाइन में जो है ना प्रेजेंट।
और इस सेल की मैं यहाँ नंबरिंग शो किया हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं एक से ज्यादा सेल को कंसिडर किया हूँ। और ये जो सेल है ये पोलैरिटी शो कर रहा है। पोलैरिटी शो करने का मतलब है कि इनके टू डिस्टिंक्ट डोमेन होंगे, इसको मैं एपिकल डोमेन मान लेता हूँ और इसको बेसल डोमेन मान लेता हूँ। अब जो एपिकल डोमेन साइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में शो कर रहा हूँ और बेसल डोमेन साइड जो मैं एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन शो कर रहा हूँ, उनका केमिकल कंपोजिशन जो है ना डिफर कर रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन एपिकल डोमेन और जो बेसल डोमेन है मैं दोनों साइड शो कर रहा हूँ, बट जो केमिकल कंपोजिशन आप यहां शो कर रहे हो और जो केमिकल कंपोजिशन आप यहां शो कर रहे हो ये दोनों डिस्टिंक्ट है। अब ये डिस्टिंक्ट केमिकल कंपोजिशन मेंटेन कैसे? ये डिस्टिंक्ट केमिकल कंपोजिशन मेंटेन्ड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टाइट जंक्शन, क्योंकि मैं यहां जिस जंक्शन को मेंशन कर रहा हूं ये टाइट जंक्शन है, और टाइट जंक्शन का मतलब है कि ये इम्परमेबल जंक्शन है, और इस इम्परमेबल जंक्शन के कारण जो एपिकल डोमेन साइड जो एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल है वो बेसल डोमेन की ओर मूव नहीं कर सकता, और जो बेसल डोमेन साइड एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल है वो एपिकल डोमेन की ओर मूव नहीं कर सकता, क्योंकि यहां जिस जंक्शन को मैं शो कर रहा हूं ये टाइट जंक्शन इम्परमेबल जंक्शन के तौर पे काम कर रहा है, और इस इम्परमेबल जंक्शन के कारण एपिकल डोमेन का जो केमिकल नेचर है और बेसल डोमेन का एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का जो केमिकल नेचर है ये ऑलवेज आप डिस्टिंक्ट शो करते हो। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ द टाइट जंक्शन। अब क्वेश्चन है कि टाइट जंक्शन के जो है फीचर्स क्या होंगे। मैं टाइट जंक्शन के जो है फीचर्स को यहाँ कॉमन फीचर्स के तौर पे शो किया हूं, इसको मैं सेल सेल जंक्शन के तौर पे डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्योंकि आप दो सेल के बीच टाइट जंक्शन को शो करते हो। इस जंक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए जिस साइटोस्केलेटन का आप रोल इन्वॉल्व करते हो दैट इज द एक्टिन फिलामेंट। यहाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट रोल नहीं प्ले करता है, एक्टिन फिलामेंट रोल प्ले करता है। और इस एक्टिन फिलामेंट के साथ साथ दो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो इस जंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनमें से एक है क्लाउडिन और दूसरा है ऑक्ल्यूडिन। ये दो प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पर प्रेजेंट है और ये टाइट जंक्शन यानी सेल सेल जंक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा एक इंटरसेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन भी है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज द ZO प्रोटीन, जोनिला ऑक्लूडेंस प्रोटीन। अब है कि इन प्रोटीन का लोकेशन क्या है, कैसे रोल प्ले कर रहा है। अब देखो, अगर मान लो कि मैं एक मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पर शो कर रहा हूं और ये दूसरे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब मैं इन दोनों के बीच यहां स्पेस शो कर रहा हूं, बट आपको मान के चलना है कि देयर इज नो स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच कोई स्पेस नहीं। तो यहां जो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो कर रहा हूं वो सेल ए का है, यहां जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो कर रहा हूं वो सेल बी का है। हालांकि इस फिगर में मैं ए और बी के बीच जो है स्पेस शो कर रहा हूं, बट आपको ध्यान में रखना है कि देयर इज नो स्पेस। अब जो प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पर यहां प्रेजेंट है उनमें से एक है क्लाउडिन, तो ये सपोज करो कि क्लाउडिन को मैं शो कर रहा हूं। उसी तरह से एक अदर प्रोटीन यहां प्रेजेंट है जिसका नाम है ऑक्ल्यूडिन, तो सपोज करो ये मैं ऑक्ल्यूडिन को शो कर रहा हूं। तो ऑक्ल्यूडिन एंड क्लाउडिन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पर यहां प्रेजेंट है और उनके कारण ये जो जंक्शन है ये डेवलप हुआ है। बट इसको स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी है कि एक्टिन फिलामेंट के साथ इनका इंटरेक्शन हो। तो आप सेल के साइटोसोल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक्टिन फिलामेंट शो करते हो, तो यहां मैं एक्टिन फिलामेंट अगर शो कर रहा हूं तो इस एक्टिन फिलामेंट और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है इन दोनों को लिंक करने के लिए भी तो एडेप्टर प्रोटीन की आवश्यकता होगी, और वो एडेप्टर प्रोटीन का काम यहां कौन कर रहा है, तो ZO प्रोटीन कर रहा है। तो मैं टाइट जंक्शन को सेल सेल जंक्शन के तौर पर कंसीडर कर रहा हूं और इस जंक्शन को स्टेबलाइज करने में एक्टिन फिलामेंट रोल प्ले कर रहा है। इम्परमेबल जंक्शन है, अगर मैं दो सेल के बीच अगर टाइट जंक्शन शो कर रहा हूं तो उन दो सेल के बीच कोई स्पेस आप नहीं शो करोगे। और इस जंक्शन के फॉर्मेशन में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पर क्लाउडिन एंड ऑक्ल्यूडिन रोल प्ले कर रहा है, और चूंकि एक्टिन फिलामेंट के द्वारा ये सपोर्टेड है तो साइटोसोलिक साइट जो एक्टिन फिलामेंट का नेटवर्क प्रेजेंट होगा उनके साथ क्लाउडिन एंड ऑक्ल्यूडिन का जो इंटरेक्शंस है उस इंटरेक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ZO प्रोटीन यहां एडेप्टर प्रोटीन के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइट जंक्शन। मैंने बिगनिंग में मेंशन किया था वो था एंकरिंग जंक्शन, और एंकरिंग जंक्शन के बारे में मैंने कहा था कि ये जंक्शन आप सिर्फ एनिमल के केस में शो करते हो,
मल्टीसेलुलर एनिमल के केस में शो करता हूँ। और इस जंक्शन में आप सेल सेल और सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स दोनों के बीच आप जो है जंक्शन की बात करते हो। और एंकरिंग जंक्शन के मैं यहाँ 2 डिफरेंट कैटेगरीज को मेंशन किया। एक का नाम है एडहेरिंग जंक्शन और दूसरे को मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ डेस्मोजोम। एडहेरिंग जंक्शन और डेस्मोजोम। अब क्वेश्चन है कि ये एडहेरिंग जंक्शन और डेस्मोजोम को अगर मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ तो किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा हूँ। आप देखो कि जो टाइट जंक्शन था वहां एक्टिन फिलामेंट रोल प्ले कर रहा था। एंकरिंग जंक्शन के केस में एक्टिन फिलामेंट भी रोल प्ले करता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी रोल प्ले करता है। अगर एंकरिंग जंक्शन एक्टिन फिलामेंट मेडिएटेड है तो वो एडहेरेंस जंक्शन, और अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट मेडिएटेड है तो वो डेस्मोजोम के तौर पर जो है डिस्क्राइब किया जाता है। तो क्लासिफिकेशंस को माइंड में रखने के लिए आप जो कंपैरेटिव पैरामीटर्स हैं उसको आप जो है सबसे पहले टारगेट करो। टाइट जंक्शन था, इस टाइट जंक्शन के केस में मैंने मेंशन किया कि ये सेल सेल के बीच आप इंटरेक्शन के तौर पर शो करते हो, एक्टिन फिलामेंट मीडिएटेड है और सिर्फ आप एनिमल में शो करते हो। एंकरिंग जंक्शन ये भी सेल सेल इंटरेक्शंस के साथ साथ सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच भी इंटरेक्शन शो करता है, सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच भी इंटरेक्शन शो करता है। तो एक डिफरेंसेस हो गया, ये एक्टिन फिलामेंट मीडिएटेड था तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट मीडिएटेड है। यहां आप एनिमल सेल के केस में कंडीशन शो करते हो तो ये भी एनिमल सेल के केस में आप शो करते हो। अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट है तो फिर आप उस कंडीशन में एंकरिंग जंक्शन को डिस्क्राइब करोगे डेस्मोजोम के तौर पर। अगर एक्टिन फिलामेंट है तो फिर उस कंडीशन में आप उसको डिस्क्राइब करोगे एडहेरेंस जंक्शन के तौर पर। यानी आप एडहेरेंस जंक्शन डेस्मोजोम इन दोनों को एंकरिंग जंक्शन के तौर पर ही कंसीडर कर रहे हो, बट फर्क है कि एक एक्टिन फिलामेंट मीडिएटेड है और दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट मीडिएटेड। तो सबसे पहले आप देखो कि एडहेरेंस जंक्शन और डेस्मोजोम में फर्क क्या है। तो सबसे पहले मैं एडहेरेंस जंक्शन की बात कर रहा हूं। एडहेरेंस जंक्शन में 2 कैटेगरीज, एक कैटेगरी जो सेल सेल के बीच आप शो करते हो और दूसरी कैटेगरी जो सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच शो करते हो। जब आप एडहेरेंस जंक्शन को सेल सेल के बीच आप शो करते हो तो उसे आप कहते हो एडिजन बेल्ट, और ये ओल्ड टर्मिनोलॉजी है। जो न्यू टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हो दैट इज द जोनुला एडहेरेंस। इसलिए आपने देखा होगा कि बुक्स में जो है एडिजन बेल्ट नहीं लिखा होता है, जोनुला एडहेरेंस जो है मेंशन होता है। ये सेल सेल जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूंकि एडहेरेंस जंक्शन है तो एक्टिन फिलामेंट मीडिएटेड है, और अगर सेल सेल जंक्शन है तो ऐसे कंडीशन में जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा वो बिलोंग किसको करेगा, कैडहेरिन फैमिली को। अब याद करो जब मैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल डिस्क्राइब किया था तो उसमें कैडहेरिन के बारे में मेंशन किया था कि वो सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे काम कर रहा है। सेलेक्टिन के केस में भी मैंने कहा था कि सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे काम कर रहा है। इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली के लिए भी सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के तौर पे मैंने मेंशन किया। और इंटीग्रीन के केस में मैंने कहा था सेल और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच। तो आप यहाँ कंडीशन सेल सेल के बीच शो कर रहे हो, तो जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल यहाँ पार्टिसिपेट करेगा दैट बिलोंग्स टू द कैडहेरिन फैमिली। एडहेरेंस जंक्शन का जो सेकंड टाइप है जो आप सेल और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच शो करते हो उसे कहा जाता है फोकल कांटेक्ट या एडिशन प्लैग। क्योंकि ये एडहेरेंस जंक्शन है तो एक्टिन फिलामेंट मेडिएटेड होगा। अब जो एडिशन मॉलिक्यूल यहाँ पार्टिसिपेट करेगा वो इंटीग्रीन फैमिली को बिलोंग करेगा। तो यानी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको मेमोराइज तो करना ही नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि एडहेरेंस जंक्शन में 2 कैटेगरी शो करते हैं, एडिशन बेल्ट और फोकल कांटेक्ट। एक सेल सेल जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सेल एडिशन और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को। एक एक्टिन फिलामेंट मेडिएटेड है, दूसरा भी एक्टिन फिलामेंट मेडिएटेड है। और एक कैडहेरिन प्रोटीन जो है वो एडिशन प्रोटीन के तौर पे काम करता है और दूसरे में इंटीग्रीन प्रोटीन जो है वो एडिशन प्रोटीन के तौर पे काम करता है। सो दिस इज अबाउट द एडहेरेंस जंक्शन। अब एंकरिंग जंक्शन का जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज द डेस्मोजोम। डेस्मोजोम को भी मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हूं, स्पॉट डेस्मोजोम और हेमी डेस्मोजोम या हाफ डेस्मोजोम। और आपने देखा कि मैं एडहेरेंस जंक्शन को भी जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एडिशन बेल्ट और फोकल कांटेक्ट। और इन 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया किन बेसिस पर कि एक सेल सेल के बीच है और दूसरा सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच है। वही सेम कंडीशन मैं यहां भी फॉलो करने जा रहा हूं। अगर स्पॉट डेस्मोजोम है तो सेल सेल के बीच है, हेमी डेस्मोजोम है
सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच। वहां एक्टिन फिलामेंट इन्वॉल्व था, यहाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। और जहां सेल सेल होगा वहां एडिजन मॉलिक्यूल के तौर पर आप कैटिनिन शो करोगे। जहां सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होगा वहां एडिजन मॉलिक्यूल के तौर पर आप इंटीग्रीन शो करोगे। तो पहले आप देखो कि स्पॉट डेस्मोसोम के फीचर्स क्या होते हैं। देखो, अगर मैं स्पॉट डेस्मोसोम की जगह अगर डेस्मोसोम मेंशन करता हूं तो भी आप बाय डिफॉल्ट उसको स्पॉट डेस्मोसोम के तौर पर कंसीडर करना, क्योंकि बुक्स में जो है 2 डिफरेंट कैटेगरीज मेंशन नहीं है। डेस्मोसोम के केस में जो है सिर्फ एक ही कैटेगरी मेंशन है, एक तो डेस्मोसोम और दूसरा है हेमी डेस्मोसोम या हाफ डेस्मोसोम। बट मैं यहाँ डेस्मोसोम में 2 कैटेगरीज मेंशन कर रहा हूँ, एक को स्पॉट डेस्मोसोम के तौर पर कंसीडर कर रहा हूँ और दूसरे को हेमी डेस्मोसोम के तौर पर कंसीडर कर रहा हूँ। अगर हेमी डेस्मोसोम की जगह अगर मैं स्पॉट डेस्मोसोम को अगर यहाँ मेंशन कर रहा हूँ तो आप इस कंडीशन में क्राइटेरिया क्या फॉलो कर रहे हो। तो पहली बात है कि 2 सेल के बीच आप शो कर रहे हो, तो सपोज यहाँ मैं एक सेल को सेल 1 के तौर पर और दूसरे को सेल 2 के तौर पर शो कर रहा हूँ। इन 2 सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मैं शो किया हूँ। इन दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच आप स्पेस शो कर रहे हो, क्योंकि ये इम्परमेबल जंक्शन नहीं है, तो आप यहाँ सर्टेन स्पेस जो है शो करोगे। स्पॉट डेस्मोसोम है तो सेल सेल जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ मैं एक सेल 1 और एक सेल 2 के तौर पर शो कर रहा हूँ। सेकेंड, इंटरमीडिएट फिलामेंट के द्वारा ये सपोर्टेड है। आप देखो कि जो यहाँ मैं फिलामेंट शो किया हूँ ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के तौर पर शो किया हूँ, जो कि सेल के साइटोसॉल में प्रेजेंट है। और चूंकि 2 सेल इन्वॉल्व है तो दोनों सेल के साइटोसॉल में इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। जब आप साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ोगे तो इंटरमीडिएट फिलामेंट के डिफरेंट सब टाइप्स के बारे में पढ़ोगे। उनमें से एक टाइप होता है केराटिन, एक टाइप होता है डेस्मीन। तो मैं यहाँ जो इंटरमीडिएट फिलामेंट को इन्वॉल्व कर रहा हूँ उनमें से केराटिन का भी इन्वॉल्वमेंट शो कर सकता हूँ और डेस्मीन का भी शो कर सकता हूँ। अब जैसे इस फिगर में मैं यहाँ केराटिन के इन्वॉल्वमेंट को शो किया हूँ, बट कुछ केसेस में डेस्मीन इंटरमीडिएट फिलामेंट के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहा है। अब सेल सेल जंक्शन है तो एडिजन प्रोटीन के तौर पर कैडरीन प्रोटीन पार्टिसिपेट करेगा। तो आप देखो कि मैं यहाँ कैडरीन प्रोटीन को शो किया हूँ, और ये कैडरीन प्रोटीन अगर सेल एडिजन प्रोटीन के तौर पे काम कर रहा है तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगा। तो जो यहाँ डायग्राम शो किया गया है वो कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं, वो तो कॉमन इन्फॉर्मेशन। हाँ, बात ये राइज होता है कि कौन सा कैडरीन प्रोटीन जो ना पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो, नॉन क्लासिकल कैटेगरीज के कैडरीन प्रोटीन यहाँ पार्टिसिपेट करेगा। उनमें से एक होता है डेस्मोगिलिन और दूसरा होता है डेस्मोकॉलिन। तो जो कैडरीन प्रोटीन का मैं यहाँ इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा हूँ उनमें से एक है डेस्मोगिलिन और एक है डेस्मोकॉलिन, ये पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी जिस कैडरीन प्रोटीन को मैं यहाँ डायग्राम में शो कर रहा हूँ ये प्रोटीन जो है डेस्मोगिलिन और डेस्मोकॉलिन, ये 2 डिफरेंट जो है कैटेगरीज को बिलोंग कर रहा है। और इसके साथ साथ आप देखो कि साइटोसोलिक रीजन में जो है साइटोप्लाज्मिक प्लेक प्रेजेंट है, और ये साइटोप्लाज्मिक प्लेक बेसिकली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस प्लेक के फॉर्मेशन में 2 प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है, एक का नाम है प्लेकोग्लोबिन और दूसरे का नाम है डेस्मोप्लेकिन। तो इनकी मदद से जो है साइटोप्लाज्मिक प्लेक का फॉर्मेशन हुआ। और साइटोप्लाज्मिक प्लेक के साथ साथ आप यहाँ एडिजन प्रोटीन के तौर पर कैडरीन प्रोटीन को शो करते हो, उनके लिए आप यहाँ डेस्मोगिलिन और डेस्मोकॉलिन को शो करते हो। तो अगर मैं डेस्मोसोम मेंशन करता हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं उसको स्पॉट डेस्मोसोम मान के चलूंगा। ये सेल सेल जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक इंटरमीडिएट फिलामेंट सपोर्टेड जो है सेल जंक्शन है। इंटरमीडिएट फिलामेंट के तौर पे केराटिन या डिस्मिन, इन दोनों में से कोई भी सब कैटेगरी पार्टिसिपेट कर सकता है। एडिजन प्रोटीन के तौर पर यहाँ कैडरीन प्रोटीन पार्टिसिपेट करेगा, उसमें डेस्मोगिलिन भी हो सकता है, डेस्मोकॉलिन भी हो सकता है। और साइटोप्लाज्मिक प्लेक जो आप यहाँ बटन लाइक पॉइंट ऑफ कंटेक्ट के तौर पर शो कर रहे हो, इनके फॉर्मेशन के लिए जिन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट आप शो करते हो दैट इज द प्लेकोग्लोमिन और डेस्मोप्लेकिन। और ये कंडीशन में स्पॉट डेस्मोसोम के रिस्पेक्ट में शो कर रहा हूं। और जो हेमी डेस्मोसोम है उसमें इंफॉर्मेशन को आपको सिर्फ कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? तो पहली बात है कि ये इंटरेक्शन सेल और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच होगा, ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। यहां भी इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट सपोर्टेड है। अब कहोगे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट में सिर्फ एक ही साइड शो कर रहा हूं, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट सिर्फ सेल के अंदर होता है, तो मैं सेल के अंदर जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट शो कर रहा हूं।
क्योंकि दूसरे साइड आप एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को शो कर रहे हो, बेसल लेमिना को शो कर रहे हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन को शो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं यहां जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट को शो नहीं करूंगा। और ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप के जो है आप फाइब्रस प्रोटीन के प्रेजेंस को शो करते हो, जैसे कोलाजन है, फाइब्रोनेक्टिन है, लैमिनिन है सर, और बहुत सारे जो है कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इंटरेक्शंस के लिए जो एडिजन मॉलिक्यूल यहां पार्टिसिपेट करेगा दैट इज द इंटीग्रीन। तो इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हो। अगर हेमीडेस्मोजोम है तो सेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बीच शो करेंगे। एडिजन मॉलिक्यूल के तौर पर आप यहां इंटीग्रीन को इन्वॉल्व करोगे, और इंटरमीडिएट फिलामेंट यहां भी जो है पार्टिसिपेट करेगा, यानी बाकी इंफॉर्मेशन तो कॉमन इंफॉर्मेशन के तौर पर शो कर रहा हूं। ओके, दिस इज द लास्ट जंक्शन जिसको आप कम्युनिकेटिंग जंक्शन के तौर पर जो है ना कंसिडर करते हो। और ये जंक्शन प्लांट और एनिमल दोनों में रिपोर्टेड है। एनिमल के केस में आप कम्युनिकेटिंग जंक्शन के तौर पर गैप जंक्शन को शो करते हो, और प्लांट में आप जो है प्लाज्मोडेस्माटा को शो करते हो। तो मैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन के तौर पर गैप जंक्शन को अगर मैं शो कर रहा हूं तो ये स्ट्रक्चर जो है एनिमल के केस में प्रेजेंट होगा, और प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट के केस में आप शो करते हो। सबसे पहले आप देखो कि गैप जंक्शन के फीचर्स क्या हैं। देखो मैं यहां दो सेल शो कर रहा हूं, और इन दोनों के बीच एक कम्युनिकेटिंग जंक्शन के तौर पर मैं गैप जंक्शन को शो कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को जो है कवर करते हैं कि गैप जंक्शन का जनरल फीचर्स क्या होगा। इनको मैं एक इंटरसेलुलर चैनल के तौर पर डिस्क्राइब कर सकता हूं, क्योंकि ये जो है चैनल के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि दो सेल के बीच ये चैनल जो है प्रेजेंट है, तो मैं इसको इंटरसेलुलर चैनल के तौर पर शो कर सकता हूं। और इस चैनल के कारण दोनों सेल आपस में कम्युनिकेशन जो है स्टैब्लिश कर रहा है, तो एक कम्युनिकेशन पाथवे के तौर पर आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। और ये चैनल ओपन चैनल के तौर पे काम नहीं कर रहा है, कभी ये चैनल क्लोज होगा, कभी ये ओपन होगा, यानी आप इसको गेटेड चैनल के तौर पर कंसिडर करते हो। इस चैनल से होकर के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आप सेलेक्टिव नेचर का नहीं शो करते हो। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक आयन या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही इस चैनल से होकर के क्रॉस करेगा। इस चैनल की सेलेक्टिविटी साइज पर डिपेंडेंट है। एक पर्टिकुलर साइज अगर मान लो कि आप कंसिडर करते हो तो वो इस चैनल से होकर के क्रॉस करेगा, अगर उस साइज जो है उनसे लार्जर है तो वो क्रॉस नहीं करेगा। यानी आप इसको कोई सेलेक्टिव चैनल के तौर पर कंसिडर नहीं करो, आप इसको साइज स्पेसिफिक सेलेक्टिविटी चैनल के तौर पर जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसा कि मैं मेंशन किया कि अगर ये गेटेड चैनल है तो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ना रेगुलेटेड होगी, तो आप यहाँ एक रेगुलेटेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले कंडीशन को शो करते हो। तो ये एक इंटरसेलुलर चैनल के तौर पे काम कर रहा है, एक कम्युनिकेशन पाथवे के तौर पे काम कर रहा है, जिससे कि दो सेल अपने इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकता है। गेटेड चैनल के तौर पर ये प्रेजेंट होता है, नॉन सेलेक्टिव चैनल है। सेलेक्टिविटी आप साइज के रिस्पेक्ट में जो ना शो करते हो, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक रेगुलेटेड प्रोसेस के तौर पर मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। इस चैनल का अगर आप स्ट्रक्चर को अगर आप कंसिडर करो तो इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसे आप कॉनेक्जीन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। अगर मैं वर्टिब्रेट की बात करता हूं तो कॉनेक्जीन, और इनवर्टिब्रेट की बात करता हूं तो इनेक्जीन, दोनों में कोई फर्क नहीं। और ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पे मैं कनेक्जीन प्रोटीन को शो कर रहा हूं, कनेक्जीन क्या है? एक इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है तो पॉलीटोपिक प्रोटीन होगा। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में भी ये मल्टीपास कंडीशन शो कर रहा है। मल्टीपास में भी 4 पास कंडीशन ये शो कर रहा है। अगर ये 4 पास कंडीशन अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एन टर्मिनस और सी टर्मिनस दोनों एक ही साइड प्रेजेंट है। अगर मैं इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पर कंसीडर कर रहा हूं, इन दो लाइन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पर कंसीडर कर रहा हूं, ये नॉन साइटोसोलिक है और ये साइटोसोलिक है, तो इनका एन टर्मिनस और सी टर्मिनस दोनों साइटोसोलिक, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉनिक चेन। तो मैं कॉनिक चेन को एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के तौर पर शो कर रहा हूं, मल्टीपास, और मल्टीपास में भी मैं कौन सा कंडीशन शो कर रहा हूं? तो 4 पास कंडीशन शो कर रहा हूं। एन टर्मिनस और सी टर्मिनस दोनों क्या शो कर रहा हूं? साइटोसोलिक रीजन में शो कर रहा हूं। अब ये एक कनेक्जीन का स्ट्रक्चर है, ऐसे 6 कनेक्जीन मिलकर के एक कनेक्जॉन का फॉर्मेशन करता है। 6 कनेक्जीन मिलकर के एक कनेक्जॉन का फॉर्मेशन करता है, और 2 कनेक्जॉन मिलकर के एक गैप जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। तो आप इसका जो है सीक्वेंस आप चेक करो, 6 कनेक्जीन मिलकर के एक कनेक्जॉन का फॉर्मेशन किया। कनेक्जॉन को आप हाफ चैनल के तौर पे भी जो है डिस्क्राइब कर सकते हो, और ऐसे 2 कनेक्जॉन यानी 2 हाफ चैनल मिलकर के
एक कंप्लीट गैप जंक्शन का फॉर्मेशन कर रहा है। आप जब डायग्राम देखोगे तो ये इंफॉर्मेशन जो है ना ज्यादा क्लियर होगा। आप डायग्राम से इंफॉर्मेशन को रिलेट करने की कोशिश करो। देखो, मैं यहां दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सौंप लूं। एक को मैं सेल ए के तौर पे मान लेता हूं, एक को सेल बी के तौर पे मान लेता हूं। ये इंटरसेलुलर स्पेस है जो इन दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में शो कर रहा हूं। दिस इज द वन कनेक्ट जीन। तो ऐसे में यहां टोटल कितने कनेक्ट जीन शो कर रहा हूं? तो 6 कनेक्ट जीन शो कर रहा हूं। और ये 6 कनेक्ट जीन मिल करके एक कनेक्ट जॉन का फॉर्मेशन किया। दिस इज द वन कनेक्ट जॉन। दिस इज द वन कनेक्ट जॉन। इसका मतलब है कि एक कनेक्ट जॉन का प्रेजेंस आप एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शो कर रहे हो। अब दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर कनेक्ट जॉन प्रेजेंट है तो वो कनेक्ट जॉन आपस में लिंक हो करने के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो ने डेवलप किया उसको कहते हैं गैप जंक्शन। इसीलिए मैंने मेंशन किया था कि 6 कनेक्ट जीन मिलकर के एक कनेक्ट जॉन बनाया और दो कनेक्ट जॉन मिलकर के गैप जंक्शन बनाया। और 6 कनेक्ट जीन मिलकर के एक कनेक्ट जॉन बनाया तो एक कनेक्ट जॉन आप एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शो कर रहे हो। और अगर मैं दो सेल अगर शो कर रहा हूं तो दो कनेक्ट जॉन मिल करके गैप जंक्शन का फॉर्मेशन किया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गैप जंक्शन। अब देखो, गैप जंक्शन वाले कंडीशंस में जो कंडीशंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अब जैसे मान लो कि मैं एक सेल शो कर रहा हूं और ये दूसरा सेल है। इन दोनों सेल के बीच, इन दोनों के बीच मैं गैप जंक्शन अगर शो कर रहा हूं तो गैप जंक्शन के लिए एक कनेक्ट जॉन मैंने यहां शो किया और दूसरा कनेक्ट जॉन मैंने यहां शो किया। अब आप देखो, ये दो कनेक्ट जॉन मिलकर के गैप जंक्शन बनाया। अगर मैं इसको सेल ए मान लेता हूं और इसको सेल बी मान लेता हूं तो क्या सेल ए का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल बी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि सेल ए का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल बी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेटेड है। बट इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किसने किया है? तो कनेक्ट जॉन ने स्टैब्लिश किया है और वो कनेक्ट जॉन मिल करके गैप जंक्शन का फॉर्मेशन किया है। तो मैं यहां जो गैप जंक्शन शो कर रहा हूं, इस गैप जंक्शन से ये दोनों सेल कनेक्टेड है, बट इन दोनों सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब भी सेपरेटेड है। ऐसा नहीं है कि दोनों सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज किया। हाँ, अगर कंडीशन ऐसा होता तो मैं इस बात को मेंशन करता कि दोनों सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से फ्यूज कर चुका है, लेकिन ये कंडीशन आप नहीं यहां नहीं शो कर रहे। देखो, मैंने मेंशन किया था कि गैप जंक्शन जो है वो एक रेगुलेटेड चैनल के तौर पे काम कर रहा है। तो ये ना तो ऑलवेज जो है ना क्लोज कंडीशन में होगा, ना ऑलवेज ओपन कंडीशन में होगा। क्लोज कंडीशन के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया है उसको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। अगर लो पीएच है तो ये क्लोज रहेगा। अगर सेल के अंदर कैल्शियम का कंसेंट्रेशन हाई है तो ये क्लोज रहेगा। और अगर वोल्टेज डिफरेंसेस बिटवीन द सेल्स आप शो कर रहे हो तो ये क्लोज कंडीशन में शो करेगा। यानी इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है रेगुलेटेड अगर है तो रेगुलेशन जो है ना पीएच के भी कारण हो रहा है, इंटरसेलुलर कैल्शियम आयन के कंसेंट्रेशन के भी कारण हो रहा है और वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के भी कारण हो रहा है। दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि लो पीएच वाले कंडीशन में ये क्लोज रहेगा और हाई इंटरसेलुलर कैल्शियम का कंसेंट्रेशन है तो उस कंडीशन में भी ये क्लोज सिचुएशन जो है ना शो करेगा, ओपन सिचुएशन नहीं शो करेगा। कम्युनिकेटिंग जंक्शन का प्रेजेंस आप प्लांट में भी शो करते हो, जहां आप उसको डिस्क्राइब करते हो प्लाज्मोडेस्माटा के तौर पर। तो मैं सबसे पहले कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन प्लाज्मोडेस्माटा का शेयर कर रहा हूं। जैसा कि गैप जंक्शन के बारे में मैंने कहा था कि वो एक इंटरसेलुलर चैनल है, तो प्लाज्मोडेस्माटा भी इंटरसेलुलर चैनल। वो एक कम्युनिकेशन पाथवे को जो है स्टैब्लिश करता है, ये भी कम्युनिकेशन पाथवे को स्टैब्लिश करता है। बट इस कम्युनिकेशन पाथवे को आप सिम्प्लास्टिक कम्युनिकेशन पाथवे के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि सिम्प्लास्टिक कम्युनिकेशन पाथवे का मीनिंग क्या होगा। वो गेटेड चैनल था, ये ओपन चैनल है। और अगर ओपन चैनल है तो इसका नेचर नॉन सेलेक्टिव होगा। हालांकि उनका भी नेचर नॉन सेलेक्टिव था, इनका भी नेचर नॉन सेलेक्टिव है, बल्कि जबकि वो एक गेटेड चैनल था, यहां ओपन चैनल वाले कंडीशन शो करते हो। वहां साइज स्पेसिफिक सेलेक्टिविटी थी, यहां भी साइज स्पेसिफिक सेलेक्टिविटी वाले कंडीशन शो करते हो। और जब आप स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हो प्लाज्मोडेस्माटा का, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक्सटेंशन है वो इस पर्टिकुलर चैनल में प्रेजेंट होता है, जिसको डेस्मोड ट्यूब्यूल के तौर पे जो है डिस्क्राइब किया जाता है। तो वी कैन यूज द टर्म लाइक द डेस्मोड ट्यूब्यूल। तो इंटरसेलुलर चैनल के तौर पर आप उसे भी कंसीडर करते हो, इसे भी कंसीडर करते हो।
कम्युनिकेशन चैनल के तौर पर उसे भी कंसिडर करता हूँ, इसे भी कंसिडर करता हूँ। वहां सिम्प्लास्टिक कंडीशन नहीं था, यहाँ सिम्प्लास्टिक कंडीशन है, आगे एक्सप्लेन करूंगा। वो ओपन चैनल की जगह क्लोज चैनल के फॉर्म में था। वहां भी नॉन सेलेक्टिव कंडीशन था, यहाँ भी नॉन सेलेक्टिव। वहां भी साइज स्पेसिफिक कंडीशन था, यहाँ भी साइज स्पेसिफिक। यहाँ चैनल में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एक्सटेंडेड पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको आप डेस्मोड ट्यूब्यूल के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। अब इस सिम्प्लास्टिक का मीनिंग क्या हुआ, आप इसको देखो। देखो, ये मैं एक सेल ए के तौर पर शो कर रहा हूं, प्लांट सेल। यहाँ सेल 1 और सेल 2 दो प्लांट सेल के तौर पर शो किया गया। अब देखो, दोनों सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस पर्टिकुलर चैनल से होकर के जो है एक दूसरे से जो है ना फ्यूज कर गया। उसी तरह से सेल 1 और सेल 2 का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस चैनल से होकर के क्रॉस किया है और फ्यूज कर गया, जबकि ये कंडीशन अब गैप जंक्शन में नहीं शो कर रही। तो चूंकि यहाँ दोनों सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, तो ये एक सिम्प्लास्टिक कम्युनिकेशन पाथवे को जो है स्टैब्लिश कर रहा है। और इन दो सेल के बीच सेपरेशन के लिए प्राइमरी सेल वॉल होगा, मिडिल लैमेला होगा, जो नॉर्मल एक प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में आप शो करते हो, वो कंडीशन में यहां भी शो किया हूं। बट फर्क ये है कि जो चैनल है उस चैनल से होकर के सेल 1 और सेल 2 का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक कंटिन्यूटी जो है डेवलप किया है, यानी फ्यूज कंडीशन शो किया है। यानी आप इसे सिम्प्लास्टिक पाथवे के तौर पर शो कर रहे हो। और प्लाज्मोडेस्माटा के 2 डिफरेंट टाइप्स रिपोर्टेड है। एक होता है प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा, जब वो सेल वॉल के फॉर्मेशन के दौरान डेवलप हो रहा है, यानी जब जिस समय प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर उसी समय प्लाज्मोडेस्माटा डेवलप हो रहा है तो उसे कहते हैं प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाने के बाद अगर प्लाज्मोडेस्माटा डेवलप हो रहा है तो उसे आप डिस्क्राइब करते हो सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा के तौर पर। तो मैं प्लाज्मोडेस्माटा के दो अलग अलग टाइप्स शो किया हूं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर सेल वॉल के फॉर्मेशन के दौरान ही प्लाज्मोडेस्माटा डेवलप हुआ है तो प्राइमरी, और अगर सेल वॉल के फॉर्मेशन के डेवलपमेंट के बाद अगर प्लाज्मोडेस्माटा डेवलप होता है तो उस कंडीशन में आप उसको डिस्क्राइब करते हो सेकेंडरी। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल जंक्शन। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो। टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोजोम। और कॉलम वाई में जो मेंशन किया गया, कनेक्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट इन वन सेल टू दोज ऑफ द नेक्स्ट सेल। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट आप कहां शो करते हो, तो आप डेस्मोजोम में शो करते हो। और अगर दो सेल के बीच है तो स्पॉट डेस्मोजोम है, तो यहां आप मेंशन कर सकते हो स्पॉट डेस्मोजोम। प्लाज्मोडेस्माटा allow the passage of the small water soluble molecule from cell to cell in animal cell, ये गलत है, ये गैप जंक्शन के केस में होगा। और प्लाज्मोडेस्माटा के केस में जो है ना आप प्लांट सेल को जो है ना इन्वॉल्व करते हो। टाइट जंक्शन सील्स गैप, क्योंकि ये इम्प्रेमेबल जंक्शन के तौर पे काम करता है। तो आप देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है जो पार्ट सी में जो है पूछे गए। मैं यहाँ कुछ अदर क्वेश्चंस को भी डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को जो इन्फॉर्मेशन में डिस्क्राइब किया हूँ उन इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप जो है सॉल्व करो। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर आप क्लास के अंदर जो है डिस्कस करना। तो मैं यहाँ टोटल 4 क्वेश्चंस को जो है मेंशन किया हूँ, जिनमें से एक क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं आप इनको सॉल्व करो। और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इसके अलावा जो एमसीक्यूज में काफी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो टेस्ट एंड इवैल्यूएशन की बुक है वहां भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर के तौर पर जो है ना आप कवर करोगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप फाइंड आउट करो कि जो इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर की गई है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है।